हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं वर्क बुक क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, जिसका नाम है पादपों में पोषण। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आपको एक चार्ट दिया गया है, जिसमें अलग अलग पौधे दिखाए गए हैं, अलग अलग पादप दिखाए गए हैं। तो इस चार्ट में अलग अलग पादप दिखाए गए हैं। पहला आप देख पा रहे हैं आम का पेड़, फिर हाइड्रिला, लाइकेन, घटपर्णी, मशरूम, अमरबेल। तो अभी जो क्वेश्चन शुरू होंगे वो इनसे संबंधित ही क्वेश्चन होंगे। तो अभी पहला क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का ए भाग। इसमें कहता है निम्न चित्रों को देखकर बताओ कि इनमें से कौन कौन से पेड़ पौधे तुमने अपने आसपास देखे हैं। हाँ तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे आप लोगों ने अपने आसपास आम का पेड़ देखा होगा, आप लोगों ने मशरूम देखी होगी, आप लोगों ने अमरबेल भी देखा होगा, कुछ बच्चों ने लाइकन भी देखा होगा। हो सकता है कुछ बच्चे हाइड्रिला और घटपर्णी भी पादप देखे हों। तो आप लोगों ने जो देखा है वही इसमें लिखना है। तो जैसे आम का पेड़, मशरूम, अमरबेल, ये कुछ ऐसे पादप हैं, पौधे हैं जो आपके आसपास मिल जाते हैं। तो आप इनके नाम लिख सकते हैं। अगर किसी बच्चे ने और कुछ देखा है तो वो भी नाम लिख सकता है। तो अभी हम अगले भाग पर आते हैं, ब भाग पर। ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते होंगे। तो अभी आप लोगों ने जो चार्ट में पेड़ पौधे देखे, अभी बताना है कि ये पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। आम का पेड़ स्वपोषी होता है, हरे रंग का होता है। ये अपना भोजन खुद बनाता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, तो आप स्वपोषी लिखेंगे। मशरूम गली सड़ी चीज़ों पर पाया जाता है, तो आप इसे मृतपोषी लिखेंगे। अमरबेल दूसरे पेड़ पौधों के ऊपर जीवित रहती है, दूसरे पेड़ पौधों पर चढ़कर अपना जीवन यापन करती है, तो इसे हम परजीवी लिखेंगे। घटपर्णी जो कीटों का भक्षण करते हैं, कीटों को खाते हैं, तो कीट भक्षी हो गई। हाइड्रिला एक जलीय पौधा है और ये जलीय पौधा हरे रंग का होता है। ये इसमें क्लोरोफिल भी उपस्थित होता है, तो ये अपना भोजन खुद बनाता है। इसके बाद आता है लाइकेन। आप लोगों को पता है लाइकेन कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है, तो आप सहजीवी संबंध लिख सकते हैं। लिखें सभी बच्चे। इसके बाद हम अगला भाग देखेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद हमारा सहभाग आता है। अभी हम सहभाग को देखते हैं। पेड़ पौधों को तुम भोजन प्राप्त करने के तरीकों के आधार पर कितने वर्गों में बांट सकते हो। तो पेड़ पौधों को हम मुख्य 2 वर्गों में बांटा जाता है। मुख्यतः हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, 2 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। तो पहला आता है स्वपोषी। पहला मुख्य वर्ग है स्वपोषी। वे पौधे जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से अपना भोजन बना सकते हैं, ग्लूकोज बना सकते हैं, उन्हें हमने स्वपोषी कहा है। और इसका दूसरा भाग आता है परपोषी। वे पौधे जो भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, जैसे आपने ऊपर अभी देखा घटपर्णी हुआ, आपका मशरूम हुआ, आपकी अमरबेल हुई। ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, इसीलिए इनको परपोषी कहा गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये लिख लिया होगा और हम आगे बढ़ते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने है प्रश्न नंबर 2। तो ये क्या कहता है, देखो। यह जो तुम जानते हो कि मक्का के एक बीज से पौधा तैयार होता है और उस एक बीज से बने पौधे में लगे बटूरे में ढेर सारे मक्का के बीज बनते हैं। मक्का हम खाते हैं और उसके दूसरे भागों को पशु खाते हैं। पेड़ पौधे बिना खाए पिए इतने बड़े कैसे हो जाते हैं, अपने शब्दों में लिखें। तो आप लोगों ने देखा होगा, आप जब फसल को उगाते हो तो आप एक छोटा सा बीज डालते हो फसल में, मिट्टी में, अपने खेतों में। तो वो एक छोटा सा बीज कैसे एक इतना बड़ा पौधा बन जाता है, पेड़ बन जाता है। उसमें ढेरों पत्तियां होती हैं, ढेरों
टहनियाँ लगती हैं और इतने ही उसमें फ्रूट आते हैं, तो वो एक छोटे से बीज इतना कुछ कैसे बना पाता है। तो ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो इसमें आप लोग लिखेंगे यहाँ से, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें बढ़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा मिलती है। इस प्रक्रिया को हमने प्रकाश संश्लेषण कहा है। और इस प्रक्रिया से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण से ग्लूकोज नामक शर्करा बनाते हैं, जो उन्हें वृद्धि करने में मदद करती है। और ये ग्लूकोज ही पेड़ पौधों का भोजन होता है, जो उन्हें वृद्धि करने में मदद करता है। तो आप लोग ये लिखेंगे। सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3। पेड़ पौधों के बारे में कहा जाता है कि ये भोजन बनाने के कारखाने हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने शब्दों में लिखो। हाँ, तो हम सभी सहमत हैं कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के कारखाने हैं। पेड़ों की पत्तियों में क्लोरोफिल नामक हरा वर्णक होता है, जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर भोजन बनाने में मदद करता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है, ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की मदद से ग्लूकोज बनता है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे भोजन बनाने के कारखाने हैं, क्योंकि सर्वप्रथम भोजन यहीं बनता है। तो ये आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 4 अमरबेल के बारे में है और इसके कई भाग हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का ए भाग, जो कहता है अमरबेल में तुमने जड़ें देखी हैं, ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करती हैं? हाँ, तो आप लोगों ने अमरबेल देखी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार की जड़ें नहीं पाई जाती। तो आप लिखेंगे अमरबेल की जड़ें नहीं होती। यह एक परजीवी पौधा है, जो अपना भोजन खुद नहीं बनाता, दूसरों से अपना भोजन लेता है। इसके बाद हम देखेंगे बे भाग, क्या ये ज़मीन तक पहुंच पाती हैं? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा कि अमरबेल की जड़ें नहीं होती। अगर जड़ें नहीं होंगी तो वो पादप ज़मीन तक क्यों आएगा? क्योंकि उसे भोजन तो ऊपर ही मिल जा रहा है। तो हम लिखेंगे नहीं, अमरबेल ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती, यह दूसरे पौधों पर चढ़कर रहता है या रहती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम देखेंगे से भाग, जो कुछ इस प्रकार है। क्या अमरबेल में पत्तियां होती हैं? अभी हमने पढ़ा कि अमरबेल में जड़ें नहीं होती, अमरबेल अपना भोजन खुद नहीं बनाता। तो ऐसा पादप जो अपना भोजन ना बनाता हो, जिसमें जड़ें न हो, तो उसमें पत्तियां भी किस काम की? तो लिखेंगे नहीं, अमरबेल में पत्तियां नहीं होती हैं। सभी बच्चे लिख लेंगे। इसके बाद हम अगला भाग देखेंगे, द भाग। देखो बच्चों, द भाग कुछ इस प्रकार है। इस आधार पर तुम अमरबेल के पौधे को किस श्रेणी में रखोगे? स्वपोषी, मांसाहारी, परजीवी या मृतजीवी? तो अभी आपने देखा अमरबेल में पत्तियां नहीं हैं, जड़ें नहीं हैं, उसमें क्लोरोफिल नहीं है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं है। तो अमरबेल को हम परजीवी कहते हैं, क्योंकि यह दूसरों से अपना भोजन लेता है। इसीलिए लिखेंगे आप अमरबेल परजीवी श्रेणी का पौधा है। उम्मीद करता हूँ सब बच्चों ने लिख लिया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी चौथे क्वेश्चन का एक पार्ट और रहता है, एक भाग और है। यह जिस पेड़ पर बेल पनप जाता है वह सूख जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो भी बच्चों, आप लोगों ने देखा कि अमरबेल पौधों की पत्तियों व तनों से पोषक तत्वों और पानी को चूसती रहती है।
लगातार चूसती रहती है, जिससे पौधे कमज़ोर होकर सूख जाते हैं। हाँ, एक ऐसा परजीवी पौधा जो दूसरे पेड़ से लगातार उसके पोषक तत्व और पानी को अवशोषित करता रहेगा, चूसता रहेगा, तो उस पौधे के पास कुछ समय बाद अपने लिए पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व और पानी नहीं बचेगा, तो उस अभाव में वो पेड़ पौधे सूख जाते हैं। समझ में आया आप बच्चों को? चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो कुछ इस प्रकार है। तुमने देखा होगा कि कई बार बरसात में बासी रोटी या फिर किसी अन्य खाद्य पदार्थ में कई दिनों तक पड़े रहने पर उस पर फफूंद उग आती है। जैसा कि आप बच्चों ने देखा, हमने क्लास में भी अचार पर फफूंद उगाई थी, तो वो फफूंद कहाँ से आई थी, उसने अपना भोजन कहाँ से प्राप्त किया था? क्या हमने अलग से अचार के ऊपर फफूंद डाली थी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इसका पहला भाग है ए भाग। वो क्या कहता है? फफूंद अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो हमने देखा था फफूंद अपना भोजन गले सड़े मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फफूंद अपना भोजन खुद नहीं बनाते, वो जिस गले सड़े मृत कार्बनिक पदार्थ के ऊपर रहते हैं वहीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो आप लिखेंगे गले सड़े मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। देखिए बच्चों, अभी हम अगला भाग देखेंगे जो है ब भाग। इस आधार पर फफूंद को तुम किस श्रेणी में रखोगे? अभी देखा हमने फफूंद जो अपना भोजन खुद नहीं बनाती, मृत गले सड़े पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करती हैं, तो फफूंद मृत जीवी होते हैं। ये अपना भोजन नहीं बनाते, गले सड़े मृत कार्बनिक पदार्थों से भोजन प्राप्त करेंगे, तो ये होंगे मृत जीवी। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा। और इसके बाद आपने ये क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा है ए भाग है इसका, किसी पेड़ के तने पर अपने शिक्षक की मदद से लाइकन को ढूंढो, इसका अवलोकन करो और अपनी कॉपी में चित्र बनाओ। तो मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छा सा चित्र बनाया है, आप लोग ये चित्र बना लेंगे। तो ये जो आपको नीचे दिख रही हैं, ये छोटी छोटी संरचनाएं जो नीचे बनी हुई हैं, ये वाली संरचनाएं सारी की सारी कवक की हैं, फंगस की हैं, जो साइज में छोटी हैं। और ऊपर जो आपको बड़ी संरचनाएं दिख रही हैं, ये वाली, ये सारी की सारी संरचनाएं शैवाल की हैं। ये सारी की सारी संरचनाएं शैवाल की हैं। शैवाल साइज में थोड़े बड़े होते हैं क्योंकि इनमें हरा वर्णक क्लोरोफिल उपस्थित होता है जो भोजन बनाने के काम आता है। आप लोगों को पता है लाइकन एक सहजीवी संबंध होता है जिसमें शैवाल खाना खुद बनाता है और फंगस या कवक शैवाल को रहने के लिए जगह देता है और वो इसे कवक को भोजन देता है। तो इस प्रकार ये चित्र आप बना लेंगे। इसके बाद आप लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि पत्थर फूल नामक एक मसाला भी आप लोगों के घरों में पाया जाता है। जो हम खाना बनाते हैं उसमें पत्थर फूल नाम का मसाला डालते हैं। वो भी एक तरह का क्या है, आप लोग देखेंगे, वो भी एक तरह का लाइकन ही है। तो अभी क्वेश्चन ये कहता है वह भाग, लाइकेन को तुम क्या मृत जीवी मानोगे? देखिए बच्चों, अभी हमने देखा कि लाइकेन में शैवाल नामक भागीदार खाना खुद बनाता है, तो उसे हम मृत जीवी कैसे कह सकते हैं? जब उस सहजीवी संबंध में खाना बन रहा है, भोजन बन रहा है, तो उसे हम स्वपोषी कहेंगे, उसे हम थोड़ी ना कहेंगे कि ये मृत जीवी है। तो लिखेंगे नहीं, लाइकेन मृत जीवी नहीं होते। लाइकेन एक सहजीवी संबंध है जिसमें कवक आवास प्रदान करता है और शैवाल
भोजन बनाता है। आप लोग ये छोटा सा क्वेश्चन है, लिख लेंगे। उम्मीद करता हूँ लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। तो प्रश्न नंबर 7 कुछ इस प्रकार से है। तुम्हारी पुस्तक में लिखा है कि हरे पेड़ पौधे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की सहायता से जोड़कर भोजन बनाते हैं। इस कार्य में सूरज की रोशनी और पत्तियों में हरे रंग का वर्णक, जिसे आप लोगों ने क्लोरोफिल कहा है, की मौजूदगी में भोजन बनता है। इस प्रक्रिया को हमने प्रकाश संश्लेषण नाम दिया है। इस जानकारी के आधार पर अब तुम कुछ निम्न सवालों के आपको जवाब देने हैं, और वो निम्न सवाल कुछ इस प्रकार हैं। पहला ए भाग, पौधों को पानी कहाँ से और कैसे मिलता होगा? तो आप लोगों ने देखा है, हम जब भी पौधों को पानी देते हैं तो हम पौधे के आसपास की मिट्टी में पानी डालते हैं। तो आप लिखेंगे पौधों की जड़ें मिट्टी से पानी का अवशोषण करती है। पौधे की जड़ें मिट्टी से पानी का अवशोषण करती हैं। इसके बाद इसका देखते हैं ब भाग। इस ब भाग में ये क्या कहता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कैसे और किन अंगों के जरिए प्राप्त करते होंगे? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड अपने आसपास के वातावरण से, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र नामक छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे पत्तियां गैसों का आदान प्रदान करती हैं। तो आप लिखेंगे पौधे पत्तियों के रंध्रों के माध्यम से वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। इसके बाद हम अगले भाग स भाग पर पहुँचते हैं। स भाग कुछ इस प्रकार है। ये एक केस स्टडी है, आप ध्यान से पढ़ेंगे। हमने 2 एक जैसे सफ़ेद फूल लगे पौधे की टहनियाँ लेनी हैं। एक टहनी को लाल स्याही युक्त पानी भरे गिलास में रखना है और दूसरी सादा पानी वाले गिलास में रखनी है। थोड़ी देर लगभग 1 घंटे बाद अवलोकन करने पर हमने देखा कि पत्तियों का रंग लाल हो गया है। इस प्रकार का क्रियाकलाप तुमने भी करके देखा और निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। जब हम सफ़ेद फूल वाली टहनी को लाल पानी में रखा तो कुछ समय बाद वो फूल सफ़ेद से लाल हो गया। तो हमें यही बताना है कि अभी हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि फूलों का रंग लाल होने का क्या कारण है? क्योंकि जो स्याही पानी के अंदर थी वो स्याही फूलों तक स्थानांतरित हो गई, वो फूलों तक पहुंच गई। इसीलिए हम लिखेंगे जाइलम नामक वाहिका। जाइलम नामक वाहिका पानी के साथ लाल स्याही को स्थानांतरित करती है। नीचे से ऊपर तक लाल स्याही पानी के साथ चली गई। इसी प्रकार इसका ख भाग कुछ इस प्रकार है। फूलों में लाल रंग पौधे के किस भाग के द्वारा पहुंचा होगा? तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पौधे की तनों में और पौधों की टहनियों में जाइलम नामक वाहिका या जाइलम नामक नली होती है, जिनमें पानी के साथ कुछ खनिज भी एक जड़ों से मिट्टी से लेकर पत्तियों तक स्थानांतरित होते हैं। उसी प्रकार आप लोग देखेंगे फूलों में लाल रंग टहनी में उपस्थित जाइलम वाहिका से पहुंचा। फूलों में जो लाल रंग पहुंचा वो जाइलम नामक वाहिका से पहुंचा। सभी बच्चे लिख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 8, और प्रश्न नंबर 8 कुछ इस प्रकार है। देखो बच्चों, ये है प्रश्न नंबर 8। तुमने खेतों में या बगीचों में किसानों को देसी खाद या यूरिया वगैरह डालते हुए देखा होगा। आखिर यूरिया पौधों में कैसे पहुंचता होगा?
हाँ, तो आप लोग जब भी खाद डालते हो या उर्वरक डालते हो तो वो ज़मीन में या मिट्टी में डाली जाती है, ना कि पौधों के तनों पर या टहनियों पर, पत्तों पर, फूलों पर। हम जब भी खाद या उर्वरक डालते हैं हम हमेशा मिट्टी में डालते हैं, तो वो मिट्टी से पौधों तक कैसे पहुंचा होगा। तो आप लोग लिखेंगे कि यूरिया को पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण करते हैं। जब हम मिट्टी में डाल देते हैं तो वो यूरिया, जब हम यूरिया को मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधे की जड़ें उस यूरिया को अवशोषित कर लेती हैं, ग्रहण कर लेती हैं और पानी के साथ जाइलम नामक नलियों से या वाहिकाओं से पत्तियों तक पहुंचा देती हैं। तो आप लिखेंगे यूरिया को पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से ग्रहण करती हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जो कुछ इस प्रकार है। सरबजीत ने मटर के पौधों की जड़ों में देखा कि उनमें कुछ गोल गोल गांठें जैसी संरचनाएं हैं। सरबजीत ने जब शिक्षक से पूछा तो उसे पता चलता है कि इन गांठों में एक तरह का जीवाणु होता है जो पौधों के लिए हवा में से नाइट्रोजन को सोखने का काम करता है और फिर इससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये पौधों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो इसका ए भाग क्या कहता है, देखो ये केस स्टडी है, ये आपने अच्छे से समझनी है। और मैंने आप लोगों को राइजोबियम नामक जीवाणु जो पौधों की जड़ों में होता है दिखाया था, ये उसी से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, तुम इस जीवाणु को किस श्रेणी में रखोगे? ये परजीवी होंगे, सहजीवी होंगे, मृतपोषी होंगे या कीटभक्षी होंगे? तो आप लोगों ने देखा कि राइजोबियम बैक्टीरिया या राइजोबियम जीवाणु पेड़ पौधों की जड़ों में पेड़ पौधों के साथ मिलकर रहते हैं। जब कोई दो जीव एक साथ मिलकर रहें, संबंध बनाकर रहें, तो उसे हमने सहजीवी संबंध कहा है। तो हम लिखेंगे राइजोबियम जीवाणु पौधों के साथ सहजीवी संबंध बनाता है, तो इसे हम सहजीवी श्रेणी में रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसी का ब भाग है, जो कुछ इस प्रकार है। नाइट्रोजन का पौधे के लिए क्या महत्व है? अपने शब्दों में लिखें। हाँ भाई बच्चों, हमने देखा कि नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत आवश्यक है। नाइट्रोजन की मदद से ही पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन आप लोगों को पता है पौधों की वृद्धि में बहुत आवश्यक है। पौधों की वृद्धि में बहुत आवश्यक है। तो आप लोग लिखेंगे नाइट्रोजन की मदद से पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं, जो पौधों की वृद्धि और प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। अगर पेड़ पौधों को नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी तो पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं बनेगा, तो पेड़ पौधों की वृद्धि नहीं होगी और पेड़ पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया को नहीं कर पाएंगे और वो भोजन नहीं बना पाएंगे, तो वो जीवित भी नहीं रह पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं सहभाग, जो कुछ इस प्रकार है। दाल में प्रमुख तत्व क्या होता है? देखिए बच्चों, दाल का प्रमुख तत्व प्रोटीन ही होता है। दाल में मुख्यतः प्रोटीन घटक ही पाया जाता है, पर दालों में प्रोटीन के अलावा फाइबर और खनिज भी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कोई एक घटक तो आप प्रोटीन लिखेंगे, इसके अलावा फाइबर और खनिज भी होते हैं, पर मुख्य घटक प्रोटीन ही होता है। अगर हम बात करें अनाजों की तो उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है और दालों के अंदर प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो बच्चों, ये इस प्रकार आपका पहला चैप्टर पादपों में पोषण खत्म हो गया है।
उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ आया होगा, सभी बच्चों ने लिख लिया होगा। धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ।